हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस ना होने पाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं, लैंड में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, लेकिन उससे जो आपको प्रॉफिट आता है, जो भी गेन आता है, उसको कैसे टैक्सेशन की कैटेगरी में रखा जाता है वो आपको नहीं पता होता है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको मिल रहा है, स्टॉक मार्केट में मिल रहा है, म्यूचुअल फंड में मिल रहा है, तो कैसे आप उससे बच सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कैपिटल गेन क्या होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी किया हुआ है, चाहे वो लैंड हो या कहीं हो म्यूचुअल फंड हो, अगर वो 10 साल के बाद आपका 10 लाख हो जाता है तो उसमें 1 लाख तो आपका कैपिटल हो गया, प्लस जो 9 लाख था एडिशनल वो आपका कैपिटल में गेन हो गया है। उसे हम कैपिटल गेन कहेंगे। तो इस तरीके का कैपिटल गेन इस ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा, जो जितनी ड्यूरेशन के लिए आप होल्ड किए हैं। अगर आप 10 ईयर का है, 3 ईयर का है, 5 ईयर का है, तो वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि वो कैपिटल गेन आपका शॉर्ट टर्म में आ रहा है या लॉन्ग टर्म में आ रहा है। अब यहाँ पर हम अगर लैंड की बात करते हैं तो लैंड जो है, तो अगर उसमें ओनरशिप को हम ट्रांसफ़र करें अगर लैंड में, या फिर वो प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेड मिल रही है या विल में मिल रही है या एज अ गिफ्ट मिल रही है, तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है अनटिल और अनलेस उस लैंड की सेलिंग ना की गई हो। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम चलिए समझ लेते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो जो भी कोई भी आपका कैपिटल एसेट है उसको अगर हम 36 मंथ से कम ड्यूरेशन के लिए अगर हम होल्ड करते हैं तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की कैटेगरी में रखते हैं और उसमें जो गेन हमें मिलता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। हालांकि बाद में इसमें कुछ क्राइटेरियाज में अगर देखें तो वो ड्यूरेशन जो है थोड़ी सी कम कर दी गई है, 24 मंथ कर दी गई है। वो भी किसमें, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गई। सेम सिनेरियो रहता है लॉन्ग टर्म में, जस्ट इसका थोड़ा सा अपोजिट है। कोई भी एसेट की होल्डिंग अगर आप मोर देन 36 मंथ के लिए रखते हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है और जो गेन होगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। हालांकि इसमें भी 24 मंथ का ही सेम जो रिडक्शन था वो इसमें था, लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें ये रिडक्शन आपको 24 मंथ का एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ज्वेलरी की बात करें या डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहाँ ये नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, तो उसमें अगर आपकी होल्डिंग 2 साल की है और आप 2 साल के अंदर उसको अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, 2 साल के बाद अगर आप उसको सेल करना चाह रहे हैं तो वो आपका शॉर्ट टर्म में ही कंसीडर किया जाएगा, वो लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा। वो लॉन्ग टर्म में तभी आएगा जब तक कि उसकी होल्डिंग 36 मंथ से ज़्यादा नहीं हो जाती है। इसके अलावा कुछ और एसेट ऐसे भी होते हैं जिनमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की जो डेफिनीशन है वो 12 मंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल के लिए हम अगर बात करें कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, यानी कि अगर आप किसी भी इक्विटी का होल्डिंग आप रखते हैं 12 महीने के लिए, लेकिन वो जो इक्विटी की होल्डिंग है वो कंपनी आपका रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ जैसे बीएसई हो गया, एनएसई हो गया, तो यहाँ वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए। और उस इक्विटी की आप अगर होल्डिंग 12 महीने से कम की रखते हैं तो वो आपका शॉर्ट टर्म में जाएगा, और अगर 12 महीने से ज़्यादा की रखते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म में कंसीडर किया जाएगा। सेम सिनेरियो सिक्योरिटीज़ के साथ है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें, तो वो भी अगर आप परचेज करते हैं और वो अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में है, तो अगर उनकी होल्डिंग आप 12 महीने से ज़्यादा की किए हुए हैं तो वो लॉन्ग टर्म में जाएगा और 12 महीने से कम में शॉर्ट टर्म में जाएगा। तो 12 महीने वाले जो हैं तो उसमें आपका यूटीआई भी आता है, उसमें आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड भी आता है, ईएलएसएस भी आते हैं, वो भी इक्विटी वाले ही होते हैं, और यहाँ तक कि आपके ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स भी होते हैं, चाहे वो कोटेड हों या ना हों।
तो दोस्तों यहाँ तक हमने समझा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है। अब हम समझते हैं कि उनमें टैक्सेशन की क्या पॉलिसी है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी होगा आपका, अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड नहीं है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, आपको उसमें 20% का जो है तो वो टैक्स देना रहेगा। अगर वो आपका जो लॉन्ग टर्म गेन है वो इक्विटी ओरिएंटेड है, म्यूचुअल फंड में है इक्विटी ओरिएंटेड, या फिर स्टॉक मार्केट में है, तो वहाँ आपको ओवर एंड एबव 1 लाख के ऊपर 10% देना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ कि आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और अगर 2 साल के बाद आपकी वो जो 1 लाख जो हो गए हैं 2 लाख, आफ्टर 1 ईयर कहें या 2 ईयर कहें, लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपका कैपिटल गेन आता है वो 1 लाख आता है। आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जैसे ही आप मोर देन 1 लाख में जाएंगे तो आपको उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आपका टैक्स लगना शुरू हो जाएगा और वो 10% का टैक्स लगेगा। और वो टैक्स आपको जितना भी 1 लाख से ज़्यादा आपका गेन रहेगा उस पर आपको टैक्स लगेगा। 1 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगना है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, आफ्टर 10 ईयर आपका वो जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो 10 लाख हो गया तो इसमें से आप 1 लाख अपना कैपिटल निकाल दीजिए, तो वो हो जाएगा आपका, बचेगा 9 लाख। 9 लाख में आप 1 लाख और माइनस करेंगे, वो हो जाएगा 8 लाख। तो 8 लाख में जो 10% होगा यानी 80,000 के करीब आपको जो है उसमें टैक्स जो है आपको लॉन्ग टर्म टैक्स देना पड़ेगा। आई होप दोस्तों यहाँ तक जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू सॉल्व योर क्वेरीज। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स की पॉलिसी है। तो जब भी आपको शॉर्ट सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन तभी अप्लीकेबल नहीं होते जब वो आपके इक्विटी ओरिएंटेड नहीं होते हैं। तो यानी कि इक्विटी ओरिएंटेड के अलावा जो भी आपका कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म में, वो आपका सीधे इनकम में ऐड होगा जो टैक्सेबल इनकम होती है, और जो भी आपका स्लैब है उतना परसेंटेज आपको टैक्स देना होगा। बात करते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जब अप्लीकेबल होता है तो फिर वो जनरली आपके इक्विटी ओरिएंटेड होता है। आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कभी जब स्टॉक को सेल करेंगे तो आप उसका प्राइस का जो ब्रेकअप है वो आप देखेंगे तो उसमें कई सारे चार्जेस होते हैं, जैसे ब्रोकरेज हो गया आपका, उसमें डीपी चार्जेस भी रहता है, उसमें आपके ये सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स होते हैं जो कि एसटीटी के नाम से होते हैं। तो ये ऑलरेडी आपके उसमें पेड रहते हैं। तो ये जब ऑटोमेटिकली आपका पेड ही रहेगा तो उस केस में जब भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल बनेगा तो आपको 15% का टैक्स देना रहता है। 2000 के पहले इसमें रूल ये था कि या तो आपको एसटीटी पे करना होता है या फिर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का टैक्स पे किया करते थे, लेकिन आफ्टर 2004 यहाँ पे आपको दोनों ही देना होता है। ये तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रोकर के ही साइड से कट जाता है जब आप अपना जो शेयर है उसको सेल करते हैं, और ये वाला जो है तो ये आपको खुद ही उसमें बाद में अपने आईटीआर में उसको दिखा के और पे करना रहता है। म्यूचुअल फंड के लिए आइए एक बार हम टेबल में समझ लेते हैं। अगर कोई इक्विटी फंड है, इक्विटी फंड की जब भी बात की जाती है तो यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड जिसका जो भी फंड एलोकेशन है वो मोर देन 65% आपका इक्विटी में होना चाहिए। तो वो म्यूचुअल फंड में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और वहाँ से आपको कैपिटल गेन मिल रहा है तो वहाँ पे आपका 12 मंथ का पीरियड ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ रहा है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ रहा है। अगर डेट फंड की बात करें तो डेट फंड के लिए वही 36 मंथ वाला पीरियड है, इसमें कोई डिडक्शन नहीं किया गया था ड्यूरेशन में। हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड जो होते हैं तो अगर इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड है तो वहाँ पे भी आपको जो है तो 12 मंथ का ही ड्यूरेशन रहता है, और अगर हाइब्रिड फंड डेट ओरिएंटेड है तो वहाँ पे आपका वही 36 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा, जो ये डिसाइडिंग फैक्टर का काम करेगा कि आपका जो गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जो टैक्स हैं उससे कौन कौन से लोग एग्जेम्प्टेड हैं। तो वो सारे लोग एग्जेम्प्टेड हैं जिनकी एज मोर देन 80 ईयर्स है और उनका अगर एनुअल इनकम अगर 5 लाख से नीचे है तो वो लोग जो हैं तो कम्प्लीटली इससे एग्जेम्प्टेड हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जिनकी एज 60 से 80 साल है और उनका जो इनकम है वो 3 लाख से कम है तो वो लोग भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से एग्जेम्प्टेड होते हैं।
और अगर हम 60 ईयर्स और उससे भी ज़्यादा नीचे के लोगों की बात करें तो अगर आपका इनकम 2.5 लाख से भी कम है और आप बिल्कुल टैक्स के किसी भी स्लैब में नहीं आते हैं तो आप भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं, आपको उसमें कोई टैक्स नहीं देना होता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि चुपचाप से बस कमाई करते जाना है और जेबें भरते जाने हैं। आपको यहाँ पे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऑल्दो आप टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं, टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन चूंकि आपकी इनकम हो रही है तो आपको ITR फाइल करके एक्नॉलेज करना है कि हाँ मेरी इनकम इतनी हुई है और इतना मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने समझा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होते हैं, उसमें क्या क्या टैक्सेशन होते हैं, क्या क्या ड्यूरेशन होती है। अब एक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक केस लेते हैं जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और 3 साल बाद अगर वो आपके 1 लाख 5 लाख होने वाले हैं, यानी है कि आपका जो कैपिटल गेन है वो आ गया 4 लाख, और अगर उस कैपिटल गेन में हम 1 लाख माइनस करें तो आया 3 लाख। 3 लाख में आप 10% का टैक्स देंगे, यानी आप 30,000 का टैक्स दे देंगे। तो यहाँ पे आप 30,000 रुपये टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अगर आप इसको दूसरे तरीके से इन्वेस्ट करें जहाँ आपकी कंपाउंडिंग बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगी, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि शायद कंपाउंडिंग मेरी ख़राब हो जाएगी उस तरीके में, लेकिन कंपाउंडिंग बनी रहेगी, सेम प्रॉफिट होगा और आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं उस तरीके की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 1 लाख जो है तो 3 साल में 5 लाख होते हैं। तो सपोज करते हैं एक सिंपल सा केस कि आपके जो है तो हर साल में एक साल में आपको 1 लाख का गेन हो रहा है। तो जैसे ही आपके 1 लाख 1 ईयर में अगर 2 लाख होते हैं तो मैं कहता हूं कि आप उसमें से वो जो 2 लाख है आप उसको विड्रॉ कर लीजिए, और आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं तो उसमें आपका NAV का रेट होगा कुछ, या फिर अगर स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं तो स्टॉक का आपका प्राइस होगा। आप उसको तुरंत विड्रॉ करके और तुरंत उसी प्राइस पर आप उसको परचेस कर लीजिए, तो आपका कैपिटल गेन भी विदिन 1 लाख रहेगा, 1 लाख के ऊपर नहीं जाएगा। और प्लस आपका जो है तो उसमें जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बना रहेगा सेम प्राइस पर। और फिर उसको अगले साल आप देखिए आपका 3 लाख होता है, वो 2 लाख जिसमें आपका फिर से कैपिटल गेन 1 लाख आता है। अगेन उसको आप विड्रॉ करेंगे, 4 लाख होगा, और अगेन आप उसको सेम प्राइस पर इन्वेस्ट करेंगे। अगले साल आपके वही 5 लाख हो जाएंगे, 1 लाख के बदले में 5 लाख। और आप 3 साल बाद जो यहाँ पे विड्रॉ कर रहे थे आप उसी 5 लाख को यहाँ पे भी विड्रॉ करेंगे। आपका कैपिटल गेन कितना हुआ 1 लाख, आपको टैक्स कितना देना हुआ 0 टैक्स। तो ये एक तरीका है जहां आपकी कंपाउंडिंग भी नहीं खराब होगी और आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। जो 30,000 आप टैक्स दे रहे थे वो आपका टैक्स यहाँ पे बच जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि सपोज कि आप चूंकि 3 साल बाद इस पैसे को निकालने वाले हैं, फॉर एग्जांपल क्योंकि आप निकालने वाले हैं इसलिए मैंने ये केस लिया। अगर आप 10 साल तक खींचना चाह रहे हैं तो यही आप ट्रेन जो है 10 साल तक भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज कर रहे हैं कि चूंकि आपने डिसाइड किया है कि आपको 3 साल में ही विड्रॉ करना है, तो आप हो जाने दीजिए इसको 5 लाख, मत निकालिए, कंपाउंडिंग को अच्छे से एंजॉय कीजिए, बीच में कोई टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, आप एट अ टाइम लमसम पूरा अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे, आपको थोड़ा वेट कर करके पैसे निकालने होंगे। आप उस छोटे छोटे अमाउंट में आप NAV जो होते हैं, छोटे छोटे NAV, या फिर स्टॉक्स की बात करें तो छोटे छोटे स्टॉक्स जो हैं आप धीरे धीरे इसमें इस हिसाब से विड्रॉ कीजिए कि जो शेयर प्राइस वहाँ पे पहले था उसमें कैपिटल गेन टोटल 1 लाख से ज़्यादा ना होने पाए। और इस तरीके से आप उसको ईयरली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ एक डिफ़िकल्टी इस केस में ये फेस करनी पड़ेगी कि आप लमसम में अमाउंट पूरा नहीं निकाल पाएंगे, आपको टुकड़ों टुकड़ों में ईयरली निकालना पड़ेगा ताकि आपका जो टोटल कैपिटल गेन है वो 1 लाख से ज़्यादा ना होने पाए। यहाँ पे कैच ये है कि आपको ध्यान रखना होगा कैपिटल गेन, यानी कि इस समय पर जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो स्टॉक का प्राइस क्या था। सपोज 1 लाख है, आपने 25,000 के शेयर विड्रॉ किए ऑलमोस्ट, और वो 25,000 के शेयर की अमाउंट आज की डेट में क्या है। अगर वो 25,000 आज की डेट में आपके 1 लाख हो गए हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि कैपिटल गेन कितना हुआ 75,000। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा उसमें सोच और समझ करके आपको विड्रॉल प्रोसेस करनी होगी।
एक और तरीका इसमें यह है कि चूंकि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम अज्यूम करें कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है, किसी म्यूचुअल फंड में आपको प्रॉफिट है तो किसी म्यूचुअल फंड में लॉस है, उसी तरीके से हम ये समझें कि किसी स्टॉक में आप प्रॉफिट में हैं, किसी स्टॉक में लॉस में है। तो सपोज करते हैं कि ये प्रॉफिट वाला है और आपका जो लॉस वाला म्यूचुअल फंड है या लॉस वाला स्टॉक है उसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं। तो इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ से प्रॉफिट बुक कीजिए, यहाँ से आप लॉस बुक कीजिए, टोटल कैपिटल गेन आप देखिए, आपका जो टोटल कैपिटल गेन है वो एक तरह से नलीफाई हो जाए, ऑफसेट हो जाए, और अगर नहीं भी होता है तो उसमें 1 लाख से ज़्यादा का गेन नहीं दिखना चाहिए। और चूंकि आप इस लॉस वाले म्यूचुअल फंड या लॉस वाले स्टॉक को आप और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, तो वो जो पैसा आप निकाले हैं आप वापस सेम प्राइस पर यहाँ पे वापस इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने सोचा हुआ है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे। अगर ये वाला आपका आइडिया नहीं है तो आप वापस इस ट्रेन वाले आइडिया पे चले जाइए, बहुत अच्छा आइडिया है ये आइडिया मैं उनके लिए दिया हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक की बात करें, IRFC हो गया, वहाँ पे लोग इन्वेस्टेड हैं, काफ़ी सारे लोग लॉस में हैं, लेकिन चूंकि शेयर अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं और लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, तो इस तरीके से वो अपने प्रॉफिट और लॉस को बैलेंस करके नेट अपना 1 लाख से लेस का प्रॉफिट दिखाना है या कैपिटल गेन दिखाना है। इस तरीके की स्ट्रेटजी अपना करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक जगह से प्रॉफिट बुक किया और एक जगह से लॉस बुक किया और लॉस वाले में वापस से इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इस तरीके से आप इसमें इन्वेस्टेड भी रह गए और आपका जो कैपिटल गेन है वो 1 लाख से कम दिखा। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच।